Sui 4 minuti. Ja, das ist तो कहानी की शुरुआत होती है मरोनी नाम के एक बंदे से, जो एक बार में दोस्तों के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखते हुए ड्रिंक कर रहा था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की उसे अपनी तरफ बुलाती है और उसे एक तरफ ले जाकर उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी अचानक मरोनी की नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है यह सब एक सपना था। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उसकी जिंदगी कुछ खास ठीक चल नहीं रही। फिर हम देखते हैं मरोनी एक कैश ट्रक का ड्राइवर है। उसकी जिंदगी काफी बोरिंग थी, हर रोज अलग अलग जगहों पर जाना और पैसे कलेक्ट करके ट्रक में भरना। उसके साथ एल्विस नाम का एक और आदमी काम करता है, जिसका काम था पैसों से भरे बैग्स को लाकर ट्रक में लोड करना। पैसे हमेशा स्टील के सील्ड बैग्स में भरे होते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा एक सिक्योरिटी कार भी उनके आगे आगे चलती है। अब एक शाम मरोनी अपने दोस्त लुसियानो और बोर्डन के साथ टीवी देख रहा था। टीवी पर न्यूज चल रहा था कि सेंट्रल पोस्ट ऑफिस में एक बड़ी रॉबरी हुई है। मरोनी ध्यान से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अगले दिन मरोनी अपने काम के दौरान गाड़ी चलाते हुए एल्विस से कहता है, लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी इस सड़ी सी ट्रक को चलाते हुए गुजर जाएगी। कभी कभी तो मन करता है इन पैसों से भरे बैग्स को लेकर कहीं भाग जाऊं। यह सुनकर एल्विस काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें यह काम पसंद नहीं तो यह काम छोड़ क्यों नहीं देते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मरोनी को एना नाम की एक लड़की के साथ देखते हैं। वही लड़की जिसे उसने उस रात सपने में देखा था। वो दोनों आपस में बातें करते हुए काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मरोनी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो फटाफट वहां से निकला। नीचे उसका दोस्त लुचियानो भी एक लड़की के साथ लगा हुआ था। मरोनी फटाफट उसे बाहर बुलाता है। इसके बाद मरोनी अपनी गाड़ी में बैठकर लुचियानो को अपना आइडिया सुनाता है। वो लुचियानो को बताता है कि उनका जो पैसे ले जाने वाला ट्रक है उसके अंदर एक हिडन सेफ है जिसे कोई गार्ड चेक नहीं करता। क्योंकि लुचियानो का हाइट कम है, इसलिए वो आराम से उस सेफ के अंदर छिप सकता है। लुचियानो अंदर छिपा हुआ रहकर ट्रक में मौजूद पैसों से भरे बैग्स को खोलेगा, उसके अंदर से पैसे निकालेगा और फिर उन पैसों के जगह उसी वजन के कागजों का बंडल रख देगा। अब यह प्लान सुनने में तो काफी सिंपल लग रहा था, लेकिन था उतना ही मुश्किल और जोखिम से भरा। खैर, अब उसका यह प्लान सुनकर लुसियानो शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? अगर पकड़े गए तो कम से कम 20 साल की सजा तय है। तब मरोनी जवाब देता है कि उसके लिए तो यह जॉब पहले से ही किसी जेल से कम नहीं है और वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। वो किसी भी हाल में वहां से निकलना चाहता है। इसलिए वो लुचियानो को काफी समझाता है और फिर उसके काफी समझाने के बाद लुचियानो आखिरकार उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मरोनी नक्शे में पूरा प्लान बारीकी से समझाता है। वो बताता है कि आर्मर्ड ट्रक जब तक सेंट्रल पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तब तक वो रास्ते में 10 अलग अलग कलेक्शन पॉइंट्स पर रुकता है। जैसे ही ट्रक आखिरकार पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, पुलिस गार्ड्स स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। यही वो मौका होगा जब वो लोग इस रॉबरी को अंजाम दे सकेंगे। वो बैग में से असली पैसे निकालकर उसके जगह कागज के बंडल रख देंगे। नकली बंडल्स को असली जैसा दिखाने के लिए वो असली कैश का सही वजन कैलकुलेट करते हैं। मरोनी कहता है कि 10 लाख डॉलर का वजन लगभग 13 किलो होता है, यानी 400 करोड़ डॉलर की जगह लेने के लिए उन्हें तकरीबन 100 किलो कागज चाहिए होगा। लुचियानो सोच में पड़ जाता है कि इतना सारा कागज आखिरकार वो लोग कहां से लाएंगे। इसके बाद लुचियानो अपने दोस्त बोर्डन के पास जाता है, जिसका एक अजीब शौक है मैगजीन इकट्ठा करने का, क्योंकि बोर्डन पहले से ही उन मैगजीन्स को बेचने की सोच रहा था। इसीलिए लुचियानो उससे वो मैगजीन खरीद लेता है। इसी बीच मरोनी बताता है कि पैसों के बैग एक खास पंचिंग टूल से सील किए जाते हैं, इसलिए वो ऑफिस से चुपके से वो टूल चुरा लेता है ताकि पैसे बदलने के बाद बैग्स को दोबारा सील किया जा सके। इसके बाद वो लोग मैगजीन के कागज को पैसों के साइज के बराबर साइज में काटना शुरू करते हैं। मैरोनी समझाता है कि पैसे बदलने का काम उसी समय करना होगा जब एल्विस पैसे कलेक्ट करने के लिए ट्रक से बाहर जाता है। टाइमिंग टेस्ट करने के लिए मरोनी ध्यान से नोट करता है कि एल्विस आमतौर पर ट्रक से कितनी देर के लिए बाहर रहता है, लेकिन उनके पहले टेस्ट में ही लुसियानो बुरी तरह फेल हो जाता है। ट्रक के सेफ के अंदर छिपना जितना आसान लग रहा था, असल में उतना था नहीं, क्योंकि ट्रक के अंदर काफी अंधेरा और जगह भी बहुत तंग है, जिसकी वजह से इतनी जल्दी पैसे बदल पाना नामुमकिन है। आखिरकार लुसियानो मरोनी से कहता है कि सिर्फ दोनों के दम पर यह रॉबरी सफल नहीं हो सकती, इसके लिए उन्हें एल्विस को भी इस प्लान में शामिल करना होगा। अब मौका देखकर मरोनी एल्विस को उनका प्लान समझाता है। वो उसे यह भी भरोसा दिलाता है कि उसके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रॉबरी के बाद मरोनी और लुचियानो फौरन कोस्टा रिका के लिए निकल जाएंगे, जिससे शक की सुई सीधा उन दोनों के ऊपर जाएगी।
लेकिन एल्विस साफ साफ कह देता है कि वह इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब एल्विस के मदद के बिना यह रॉबरी लगभग नामुमकिन था। खैर, अब कुछ दिन बाद लुसियानो और एल्विस एक क्लब में साथ गेम खेल रहे होते हैं। तभी मरोनी वहां पहुंचता है। वो आखिरी बार एल्विस को समझाता है। अब कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार एल्विस अपना मन बदल लेता है, लेकिन एक शर्त पर कि पैसों को आपस में बराबर बांटना होगा। मरोनी फौरन मान जाता है और आखिरकार एल्विस भी उनके इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद मरोनी और लुसियानो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं ताकि रॉबरी के बाद देश छोड़ने के लिए नकली पासपोर्ट बनवा सकें। मरोनी बाद में वो फोटो एल्विस को दे देता है ताकि वो पासपोर्ट का इंतजाम कर सके। आखिरकार रॉबरी का दिन आ जाता है। मरोनी काम पर पहुंचता है और हमेशा की तरह आर्मर्ड ट्रक लेकर निकलता है और एल्विस अलग अलग जगहों से पैसों के बैग कलेक्ट करके ट्रक में लोड करता है। इधर प्लान के मुताबिक सेफ के अंदर लुसियानो छिपा होता है। जैसे ही ट्रक चलना शुरू करता है, वो धीरे से बाहर आता है और सावधानी से बैग से पैसे निकालता है और उसी वजन के पेपर के बंडल रख देता है। बैग को दोबारा सील करने के बाद वो असली पैसे सेफ के अंदर छुपा देता है। इसी दौरान मरोनी चुपके से लुचियानो से लगातार कांटेक्ट में रहता है और उसे बताता रहता है कि उसे कब छुपना है। लेकिन एक स्टॉप के दौरान पुलिस की गाड़ी अचानक उसके सामने आने के कारण उसे भी ब्रेक लगाना पड़ता है। इस वजह से ट्रक के अंदर मौजूद लुसियानो अपना बैलेंस खो देता है और उसके हाथ से टॉर्च टूट जाता है। अब अंदर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो ये बात मरोनी को बताता है। अब यह बात सुनकर एल्विस काफी घबरा जाता है क्योंकि रोशनी के बिना लुचियानो बैग्स को ठीक से सील नहीं कर पाएगा। इसलिए एल्विस अगले स्टॉप पर पैसों के बैग के साथ चुपके से एक लाइटर भी अंदर फेंक देता है। इसके बाद वो सिर्फ लाइटर की छोटी सी लौ की रोशनी में रॉबरी जारी रखता है। आखिरकार कुछ देर बाद एक और नई मुसीबत सामने आ जाती है। उस लाइटर का गैस खत्म हो जाता है। लुचियानो फौरन मरोनी को यह बात बताता है। फिर मरोनी पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी में मौजूद अफसर से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर उधार मांगता है। वो ऑफिसर भी बिना कुछ कहे उसे लाइटर दे देता है। इसके बाद वो फिर से वो लाइटर एल्विस के हाथों लुचियानो तक पहुंचा देता है। आखिरकार सारे स्टॉप्स से पैसे कलेक्ट करने के बाद आर्मर्ड ट्रक आखिरकार सेंट्रल पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। इधर लुचियानो वापस सेफ के अंदर छिप जाता है, जबकि एल्विस सारे पैसों के बैग ट्रॉलियों पर उतारकर जमा करने के लिए ले जाता है। इसी बीच मरोनी वहां से जल्दी निकलने के लिए पुलिस अफसर से बहाना बनाता है कि उसे एक इंपॉर्टेंट फुटबॉल मैच देखना है। तब वो ऑफिसर उसे एस्कॉर्ट करने की बात कहता है ताकि वो जल्द घर पहुंचकर मैच देख सके। अब मरोनी बुरी तरह फंस जाता है क्योंकि अब हेडक्वार्टर पहुंचने से पहले लुसियानो और पैसों को ट्रक से निकालने का उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके पास पुलिस के गाड़ी के पीछे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। तभी अचानक एक बाइकर सीधे पुलिस के उस गाड़ी से टकरा जाता है। अब इससे सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है। अब इससे पहले वहां पर ट्रैफिक और बढ़ जाए, वो पुलिस ऑफिसर मरोनी को फौरन वहां से निकल जाने को कहता है। अब ये सुनते ही मरोनी बिना एक पल की देरी के ट्रक को मोड़ते हुए वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर मरोनी राहत की सांस लेता है और खुशी से चिल्लाते हुए लुसियानो से कहता है कि भगवान भी उनका साथ दे रहे हैं। अब दोस्तों, वो बाइकर पुलिस के गाड़ी से इत्तेफाक से टकराया या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके बाद एल्विस रात को घर पहुंचता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को चैन से सोते हुए देखता है। फिर एल्विस नहाने के लिए चला जाता है। उसके हाथ पूरी तरह कीचड़ से सने होते हैं और उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ करते वक्त वो अंदर से काफी गिल्ट महसूस करने लगता है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सीने में काफी दर्द होने लगता है। फिर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है। उसकी पत्नी उसे बताती है उसे हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो ये भी बताती है कि 2 पुलिस ऑफिसर उसके बारे में पूछ रहे थे और उससे बात करना चाहते हैं। एल्विस उसे कहता है कि अगर पुलिस पूछे कि हार्ट अटैक से पहले वो कहां था, तो उसे यही कहना है कि वो पूरी रात उसके साथ घर पर ही था। जल्द ही पुलिस अफसर एल्विस से पूछताछ शुरू करते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या मरोनी उसका दोस्त है। एल्विस जवाब देता है कि मरोनी सिर्फ उसके साथ काम करता था। इसके बाद ऑफिसर उस ट्रक रॉबरी के बारे में सवाल करना शुरू कर देते हैं कि इतनी बड़ी चोरी बिना उसके पता चले आखिर कैसे हो गई। एल्विस जवाब देता है कि हो सकता है जब वो पैसे कलेक्ट करने अलग अलग ऑफिस के अंदर गया था, उसी टाइम मरोनी ने इस रॉबरी को अंजाम दिया होगा। और अगर वो सच में रॉबरी में शामिल होता तो वो वहां क्यों रुकता, वो भी मरोनी के साथ वहां से भाग जाता। फिर पुलिस ऑफिसर उस पर दबाव बनाते हुए उससे पूछते हैं कि वो रॉबरी की रात कहां पर था। एल्विस जवाब देता है कि वो काम खत्म होने के बाद सीधे घर गया और पूरी रात अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ घर पर था।
लेकिन जब उसकी पत्नी को पुलिस वाले इस बारे में पूछते हैं तब वो कहती है कि वो उस रात उसके साथ घर पर नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ था। दरअसल उस रात एल्विस एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर कहीं जा रहा था और तभी उसकी पत्नी उसे देख लेती है। उसे लगता है कि उस लड़की के साथ एल्विस का अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देती है। अब ये सुनते ही एल्विस टेंशन में आ जाता है और वो इतना स्ट्रेस में आ जाता है कि उसकी छाती में फिर से दर्द उठने लगता है, जिसकी वजह से उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एल्विस को एक पब में वुल्फ नाम के एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं और वहां पर वुल्फ की गर्लफ्रेंड जीना भी मौजूद होती है और उस रात एल्विस की पत्नी जीना को ही उसके साथ देखा था। उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा था बल्कि वो जीना को लेकर अपने पब की तरफ जा रहा था जहां पर वुल्फ उन दोनों का इंतजार कर रहा था। दरअसल वो पब एल्विस और वुल्फ दोनों मिलकर चलाते थे। हालांकि उनका पब लॉस में चल रहा था, इसलिए वुल्फ की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं होती। फिर एक दिन एल्विस वुल्फ से मिलता है और उसे बताता है कि वो दो आदमियों के साथ मिलकर एक रॉबरी प्लान कर रहा है और ये रॉबरी अगर सक्सेसफुल हो गया तो एल्विस वो पब उसके नाम कर देगा। अब वुल्फ अपनी गर्लफ्रेंड जीना को ये सारी बातें बताता है और बताता है कि जैसे ही एल्विस बिजनेस पूरी तरह से उसके नाम कर देगा, पब का पूरा मुनाफा उन्हीं का होगा और वो अपना सारा कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन रॉबरी के बारे में सुनते ही जीना के मन में लालच आ जाता है और वो वुल्फ को बताती है कि आर्मर्ड ट्रक में तो लाखों का कैश होता है और वो एक लूजर की तरह पब के मिलने वाले हिस्से से खुश है, जबकि उसे भी रॉबरी में से अपना हिस्सा मांगना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर वुल्फ के मन में भी लालच आ जाता है और वो भी उस रॉबरी में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें वो रॉबरी वाला दिन फिर से दिखाया जाता है। वुल्फ अपनी बाइक में बैठकर आर्मर्ड ट्रक के आने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसे ट्रक दिखाई देता है वो दूर से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम वही सीन दोबारा देखते हैं जहां पर मरोनी की ट्रक ट्रैफिक में फंस जाती है। अब मौके का फायदा उठाकर वुल्फ अपने बाइक से सीधे पुलिस की गाड़ी से टकरा जाता है। यह हादसा अफसरों के बीच घबराहट और अफरा तफरी मचा देता है। अब इस वजह से वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। वो पुलिस वाला मरोनी को वहां से फटाफट निकलने के लिए कहता है और इस तरह वुल्फ वो ट्रक वहां से निकालने में उनकी मदद करता है। उसी शाम वुल्फ एल्विस को बताता है कि उसने किस तरह उनके ट्रक को वहां से निकलने में मदद की। तब एल्विस हैरान होकर उससे पूछता है कि वो आखिर आर्मर्ड ट्रक का पीछा ही क्यों कर रहा था। तब वुल्फ एल्विस से कहता है कि उसे सवाल पूछने के बजाय उन्हें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बिना उसकी मदद के वो लोग उस रॉबरी को अंजाम नहीं दे पाते। अब क्योंकि उसने भी रॉबरी में उनकी मदद की, इसी वजह से वुल्फ कहता है कि रॉबरी में मिले पैसों में से उसे भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। अब इसके थोड़ी ही देर बाद मरोनी और लुसियानो सारा चोरी का कैश लेकर एल्विस के पास पहुंचता है। इसके बाद वो लोग टेबल पर पड़े पैसों को गिनना शुरू करता है। अब गिनती के दौरान वो लोग आपस में फुटबॉल मैच के बारे में बातें करने लगते हैं। लुसियानो अपनी पसंदीदा फुटबॉल टीम की तारीफ करने लगता है और एल्विस की टीम को इंसल्ट करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। जो बात एक मामूली बातचीत से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे एक बहस में बदल जाती है। अब एक टाइम पर एल्विस अपना आपा खो देता है और अपनी गन निकालकर उन दोनों के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि उन दोनों में से किसी को गोली नहीं लगती। फिर वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। एल्विस और वुल्फ फौरन उनका पीछा करते हैं ताकि उन दोनों को मारकर वो दोनों पैसा हड़प सके। भागते भागते मारोनी अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक गहरी खाई होती है। पीछे से पूरी रफ्तार में दौड़ता लुसियानो गलती से मरोनी से टकरा जाता है और दोनों सीधे नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरते हैं। जब एल्विस और वुल्फ नीचे झांकते हैं तब वो दोनों देखते हैं कि ऊपर से गिरने की वजह से मरोनी और लुसियानो की मौत हो चुकी है। सबूत मिटाने के लिए एल्विस और वुल्फ उन दोनों की लाश को वहीं पर जमीन पर दफना देते हैं। इसके बाद जब एल्विस घर लौटता है तब इन सब के बारे में सोचकर उसके मन में काफी गिल्ट महसूस होने लगता है और जो नहाते समय उसके शरीर से कीचड़ निकल रहा था जिसे हमने पहले देखा था, वो दरअसल उन दोनों को दफनाते समय उसे लगा था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम एल्विस को हॉस्पिटल में देखते हैं क्योंकि इंटेरोगेशन के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर वुल्फ की गर्लफ्रेंड जीना उससे मिलने आती है। जीना उससे वुल्फ के हिस्से का पैसा मांगती है क्योंकि उस हादसे के बाद रॉबरी के सारे पैसे एल्विस ने कहीं छुपा दिए थे। एल्विस कहता है कि जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलेगा वो वुल्फ को उसका हिस्सा दे देगा। तब जीना उससे कहती है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो कब तक ठीक होगा और ऊपर से वो एक हार्ट पेशेंट है तो उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर एल्विस को काफी गुस्सा आता है और वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। फिर जीना गुस्से में तिल मिलाते हुए वहां से चली आती है। इसी बीच जीना और वुल्फ शहर छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते मार्को नाम का एक टकला आदमी उनके घर पहुंच जाता है। अखबार में रॉबरी की खबर छप चुकी थी और मारोनी और लुसियानो को
आधिकारिक तौर पर मुख्य संदिग्ध बताया गया होता है और उन दोनों की तस्वीर लेकर वुल्फ मार्को के पास नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए गया था, जो तस्वीर उसे एल्विस ने दिया था। अब मार्को को लगता है कि वुल्फ भी उस रॉबरी में शामिल था और उसे रॉबरी से जरूर एक भारी रकम मिली होगी, इसीलिए मार्को वहां अपने पैसे लेने आया है क्योंकि वुल्फ ने उससे काफी बड़ी रकम उधार ली थी। वुल्फ कहता है कि उसे इस रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मार्को उसे बीच में ही टोक देता है और जीना की तरफ मुड़कर कहता है कि वो उसके लिए एक खास तोहफा लाया है। मार्को एक खूबसूरत ड्रेस उसे देता है और जीना को वो ड्रेस पहनकर उसके सामने डांस करने के लिए कहता है। मार्को अपना गन टेबल पर रख देता है, जबकि जीना कपड़े बदलकर उसके सामने डांस करने लगती है। अब डांस करते करते सही मौका देखकर जीना उसकी गन उठा लेती है और सीधे उसे गोली मार देती है, जिससे मार्को की वहीं पर मौत हो जाती है और इधर घबराहट के मारे जीना बेहोश हो जाती है। खैर, इसके बाद वुल्फ जीना को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब रॉबरी की जांच लगभग 2 साल तक चलती है, लेकिन इतने वक्त बाद भी पुलिस चोरी हुए पैसे बरामद नहीं कर पाती और आखिरकार मरोनी और लुसियानो को ही असली अपराधी बताते हुए केस को ऑफिशियली क्लोज कर देते हैं। फिर हम देखते हैं उस हादसे से पहले लुसियानो ने चोरी के कुछ पैसे चुपके से अपने भाई बोर्डन के पास छोड़ दिए थे, वही आदमी जिसने रॉबरी के दौरान उन्हें मैगजीन सप्लाई किया था। फिर हम मरोनी की गर्लफ्रेंड एना को देखते हैं, जो एक ब्यूटी पार्लर में काम कर रही होती है। तभी कोई पार्लर के दरवाजे पर दस्तक देता है। जब एना दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर जमीन पर रखी एक पैकेट पर पड़ती है। जैसे ही वो पैकेट खोलती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे, इतना कि वो अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सके। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब उसे वो पैसे किसने दिए, ये एक राज ही रहता है। इस बीच दिल की बिगड़ती हालत के कारण आखिरकार एल्विस हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देता है। अब कुछ साल बीत जाता है। फिर एक दिन अचानक एल्विस की बेटी को अलमारी के पीछे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उसे अंदर एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स खोलती है, वो पूरी तरह हैरान रह जाती है और फौरन अपनी मां को बुलाती है, क्योंकि रॉबरी का सारा पैसा उस बॉक्स के अंदर छुपा हुआ था। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ।